Hello everyone, welcome to my Swagger Kumar. This is the second lecture of modal verbs. In this lecture, I am going to discuss with you the usage of modal verbs. Later on, I will discuss with you some question based on the usage of modal verbs. In previous lecture, I discussed with you the basic fundamental of modal verbs, but in this video, I am going to discuss with you usage of modal verbs. So let us proceed without wasting the time. First of all, I will discuss the four modals: can, may, could, and might. So let's proceed. So can, where I can use can, मतलब हम लोग कहाँ यूज कैन को कर सकते हैं. ठीक. तो देखिए कैन का यूज जो है वो चार कंडीशन हम लिख चुके हैं पहले, ये एबिलिटी बताने के लिए. अगर एबिलिटी बता रहे हैं मैंने क्षमता, जैसे हम बोले क्या कि बोले आपकी मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क. ठीक है. तो यहाँ पे कैन क्या हो गया, क्षमता बता रहे हैं, अपना क्षमता कि हम इस काम को कर सकते हैं. या बोले क्या कि दिस बकेट कैन होल्ड 5 लीटर्स वाटर. तो इसमें आप समझ गए क्या कि ये जो वाटर बकेट जो है, बाल्टी है, उसकी क्षमता क्या है, 5 लीटर वाटर को स्टोर करने की क्षमता है. तो ये कैपेसिटी हो गया, एबिलिटी भी बोल सकते हैं. हालांकि कैपेसिटी एबिलिटी में अंतर है, लेकिन उसको थोड़ा सा माइनर उतना हम लोग डिस्कस नहीं करने आ रहे हैं. ठीक है. तो ये रहा एबिलिटी. और सवाल हम लोग देखेंगे ना, इस पर हम सवाल, फिर इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम सवाल हम लोग देखेंगे. बिना सवाल के आप सही से इस चीज़ को नहीं समझ सकते. अभी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि जब उस समय सवाल करवाएं हम, तो आप उस सवाल को खुद करने की कोशिश करेंगे खुद पहले, और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे. तो फिर ये मुझे लगता है कि उसके बाद फिर मोडाल्स की आपको दिक्कत नहीं हो. ठीक है. तो इनफॉर्मल परमिशन दूसरा देखिए, समझते हैं हम लोग. तो इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है. तो इनफॉर्मल परमिशन बेसिकली हम लोग कहते हैं ऐसे, जैसे कि मान लें कि जिससे आप बहुत अच्छी तरह से घुले मिले हैं, तो वो क्या हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई सगे संबंधी हो सकता है, जो भी हो. तो जिससे आप अपने आप को माने कंफर्टेबल महसूस करते हैं बात करने में, माने अच्छी तरह से, माने कि घुले मिले हो, हर चीज़ को शेयर कर रहे हैं. तो फ्रेंड होगा, क्लासमेट होगा, कोई सगे संबंधी होगा. तो उस केस में अगर उससे किसी चीज़ के लिए आप परमिशन ले रहे हैं, उसका सामान को यूज कर रहे हैं, तो उससे इजाज़त ले रहे हैं, या फिर उससे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस स्थिति में वो जो परमिशन या रिक्वेस्ट होगा वो इनफॉर्मल होगा. जैसे अगर मान लें कि आप अपने दोस्त के लिए बाइक यूज करना चाहते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि कैन आई यूज योर बाइक. ये हो गया. तो क्यों, चूंकि वो आपका दोस्त था, तो वहाँ पे कैन हो गया. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि मैं बोल देने से गलत हो जाएगा. मैं बोलने से आपके वो पोलाइटनेस को माने कि वो एक्सप्रेस कर रहा है. आप कैन बोलने से वो जैसे लिसनर होगा वो समझेगा कि वो इसका करीबी है, कोई जान पर जिससे वो मतलब कि नोन है अच्छी तरह से. और वो कैन अगर बोल रहे हैं तो इसका माने कि वो आपसे अच्छी तरह से नोन, सॉरी मैं बोल रहे हैं तो अच्छी तरह से नोन नहीं हुआ. तो बात ये समझ पा रहे हैं. तो इनफॉर्मल का मतलब यही हो गया जिससे आप अच्छी तरह से हर चीज़ को शेयर कर सकते हैं. दोस्त हो गया, फ्रेंड दोस्त हो गया, कोई रिलेटिव्स हो गया, क्लासमेट्स हो गया, जो भी है. तो उस केस में हम लोग इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट समझेंगे. ठीक. इसके विपरीत अगर फॉर्मल को देखें हम लोग, फॉर्मल परमिशन को देखें, फॉर्मल रिक्वेस्ट को देखें, तो उस केस में भी इसी तरह से अगर उस चीज़ जो भी बताएं अभी हम, इनफॉर्मल रिलेटिव, सगे संबंधी, जिससे आप घुले मिले, उसको अगर छोड़ दें, तो क्रिटेरिया को छोड़ करके बाकी जो बचेगा वो हो गया आपका फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट हो जाएगा. आप जिस तरह से यूज करें, परमिशन होता परमिशन होगा, रिक्वेस्ट होता रिक्वेस्ट होगा. जैसे होता ना कि मान लें कि आप क्लास में अंदर है, आप जाने की इच्छा कर रहे थे कि बाहर गए, अब अंदर जाना चाह रहे हैं, टीचर है क्लास रूम, अब वो बता रहा है क्लासरूम का टीचर, इससे आप याद ले रहे हैं कि मैं आई कम इन सर. ठीक है. या फिर कहीं ऑफिस ऑफिस में अगर जा रहे हैं, उससे मिलना है, तो अंदर जाने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर. तो मे आई कम इन सर जो आप बोलें, ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन भी आप समझ सकते हैं कि उससे हम परमिट मांग रहे हैं, पोलाइटली परमिट कर रहे हैं. एक परमिट हो गया ऐसे ही. अगर बोल रहे हैं कैन आई कम इन सर, इसका मैंने क्या कि आप याद दे, चाहे हम आवे करेंगे, आवे थी हो, तो वो नहीं. बोलने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मल मतलब पोलाइटनेस आपके जो, अच्छा मेन देखिए थोड़ा सा एक
मोरल वर्ड्स की एक खासियत है क्या कि पोलाइटनेस जो है, या फिर पोलाइटनेस जो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके टोन के ऊपर, कि आपका बोलने का जो शैली है वो किस वे में यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसी को, उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैन, कहाँ पे मे, कुड, वुड जो भी है वो यूज हम लोग करते हैं, मैंने किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बोलेंगे तभी पता चलेगा, है कि नहीं। तो ये मतलब कि पोलाइटनेस इज बेस्ड ऑन ओनली बेस्ड ऑन द टोन ऑफ स्पीकर्स या सब्जेक्ट जो कहें, मैंने स्पीकर के टोन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उसका पोलाइटनेस का स्तर क्या है, कि पोलाइट मतलब ऐसे ही नॉर्मली है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कि बहुत ज़्यादा पोलाइट है, वो सिचुएशन डिपेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मल मतलब समझ गए आप कि ऑफिशियली कोई भी चीज़ हो गया, या किसी आपसे सीनियर है उससे आप याद ले रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट करें तो वो फॉर्मल समझा जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लिया कि आप सर का पेन यूज करना चाहते हैं, आपके पास पेन नहीं, ख़त्म हो गया, आप यूज करना चाहते हैं, तो सर को बोलेंगे कि सर मे आई यूज योर पेन, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, मतलब पोलाइटनेस, ठीक है। या कोई अननोन व्यक्ति है तो उससे आप तो अच्छी तरह से घुले मिले हैं, जैसे मान लिया आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया, आप जो भी है समस्या आ गया, अब आपको कॉल करना है कहीं दूसरी जगह, तो आप उससे बोले ना कि मे आई यूज योर फोन, तो ये पोलाइट हो गया। वही अगर दोस्त हो गया तो उसमें आप बोल सकते हैं कैन आई यूज योर मोबाइल या फोन, जो बोलिए, तो इनफॉर्मल हो गया, समझ पाए। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो वनली विथ आई और बी लिखें, इस बात को ध्यान रखिए। वनली विथ आई और बी लिखने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो खुद आप होंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन कैसा होगा, वो सिंगुलर नंबर का हो सकता है, वो प्लूरल नंबर होगा, ये डिपेंड करेगा वो कि कितने व्यक्ति उसको, अगर एक व्यक्ति अगर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए हम खुद अकेला हैं और उसको हम लोग अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं मे आई कम इन सर, तो फिर वो आप एक हो गया। मतलब कुल मिला के अगर बात बोले हम ये, तो रिक्वेस्ट या परमिशन जो भी मांगेगा वो व्यक्ति होगा कौन, आप खुद होंगे, माने फर्स्ट पर्सन ही होगा, वो प्लूरल हो सकता है या सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग होंगे तो उसमें भी हो जाएगा, जैसे बहुत से मिल लोग, मान लें कि आपका फ्रेंड का ग्रुप ही है, सर से परमिशन किसी चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए, कहीं घूमने आने के लिए परमिशन ले रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स मिल के ले रहे हैं, तो उस स्थिति में वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सेकेंड फर्स्ट पर्सन का, तो वहाँ पे बी होगा, समझ पाए। तो आई और बी के साथ ही होगा, इसमें कोई रखने वाली बात नहीं, आई और बी होगा ही, चूंकि रिक्वेस्ट आप ही कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा पॉसिबिलिटी जो है ना, पॉसिबिलिटी के केस में हमने यहाँ पे लिखे हैं आपको कि लेस देन 50%, ये क्या है, तो पॉसिबिलिटी का जो क्रिटेरिया वो डिपेंड करेगा कि 100% मतलब बिल्कुल श्योर ही है, कि 95% पॉसिबिलिटी है, कि 50% पॉसिबिलिटी है, कि 50% से नीचे पॉसिबिलिटी, 40% पॉसिबिलिटी से नीचे है, क्या है वो सिचुएशन डिपेंड करेगा, वो टोन। मोडाल्स का डिफाइन ही हम आपको बोले थे, पहले ही लिखाए थे कि मोडाल्स जो यूज हम लोग करते हैं ये डिपेंड्स करता है एटीट्यूड के ऊपर, व्यक्ति के एटीट्यूड, जो स्पीकर है उसके एटीट्यूड को, मैंने किस तरह से उस चीज़ को वो एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, मतलब कि लोगों के सामने। पोलाइटनेस है, कितना पोलाइटनेस है तो कितना पोलाइटनेस है, रिक्वेस्ट है तो किस तरह का रिक्वेस्ट है, पोलाइट है कि ऐसे ही है, परमिशन है तो क्या है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, वो डिपेंड करता है। उसी तरह से ये भी है पॉसिबिलिटी, कि वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कि किस तरह का, जैसे अगर मान लें एग्जाम्पल हम लोग समझें, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लें कि आपका कोई दोस्त है राम, ठीक है, आज स्कूल वो आया है, ठीक है, आप उससे बात की और राम आपको बताया कि मैंने थोड़ा सा आज फील कर रहा हूँ बीमार सा, आई एम फीलिंग सिक, मतलब बीमार जैसा हमको महसूस हो रहा है। फिर अगला दिन राम अगर स्कूल नहीं आया, तो आप श्योर है वहाँ पे क्या, आप समझे कि अरे राम तो बता रहा था कि बीमार जैसा, तो सर पूछेंगे अरे राम स्कूल क्यों नहीं आया, तो आप बोलेंगे ना कि राम सर बता रहा था कल, आप सोचेंगे कि तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया है, तो राम इज सिक, आप बोल देंगे कि राम इज सिक, सर राम बीमार है, यही नहीं बोलेंगे, यानी कि आप पहले ही से उसको एक्सपेक्ट कर लिए, तो ये श्योर है आप, क्यों, क्योंकि उसका सिचुएशन आप पहले से जानते थे कि कल ऐसे बोल रहा था कि yesterday राम वाज फीलिंग सिक, सो टुडे राम इज सिक, महसूस कराया तो आज नहीं है, एबसेंट है, इसका मतलब कि राम सिक है, तो ये आपका श्योरिटी हो गया 100%, तो यहाँ पे हम लोग इज यूज किए,
ठीक है, तो यूज किए मतलब कि ये श्योर हो गया 100% रियल एक्शन को डिपेंड, रियल मतलब कि एक्टिविटी को ये शो कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन 95% हो सकता है। अगर यही चीज़ को हम बोलें कि राम मस्ट बी इल या राम मस्ट बी सिक, तो ये कब होगा? अब ये बात देखिए, राम मस्ट बी सिक बोले या राम मस्ट बी इल बोले, तो ये कब हम लोग बोलेंगे? जैसे आप समझिए ऐसे कि मान लिया जाए कि हम बोलें कि अब मान लिया कि जो अभी कंडीशन बताएं कि राम बीमार था, अब उसमें आप श्योर जैसे मान लीजिए बताया हो कि नहीं से जैसे मान लीजिए कि आपको चर्चा वो किया कि फील थोड़ा सा हमसे मतलब कि सीख कर रहे हैं, अब आप बोले या फिर बोला कि ठीक है उतना भी नहीं है, मतलब महसूस हल्का हो रहा है, तो अगला दिन एब्सेंट हो गया, तो आप बोलेंगे क्या कि राम मस्ट बी सिक, क्योंकि इस चर्चा कर रहा था उस तरह से, मैंने उसके एक्टिविटीज से वो जिस तरह से डिस्कस किया आपसे, वो लग रहा था कि वो बीमार मतलब हो सकता है, तो आप बोल दें कि राम मस्ट बी सिक, जरूर बीमार होगा। अब यही अगर हम मान ले जाए कि अगर बोले हम, अब यही राम के कंडीशन को ले रहे हैं, अब राम मान ले कि कल स्कूल आया था, अब आज स्कूल है से नहीं आया, ठीक है, अब वो क्या बोल, अब आप के बारे राम के बारे में पूछ रहे हैं आपसे सर कि सर राम स्कूल क्यों नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि राम में भी सिक, अब आपको अंदाजा नहीं है कि वो बीमार है क्या है, नहीं नहीं है, तो आप एक एक्सपेक्ट कर लिए कि सर हो सकता है राम का तबीयत खराब रहा होगा, या दूसरे कंडीशन भी और हो सकते हैं कि राम कहीं घूमने गया होगा, कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया होगा, तो उसमें ना कंडीशन बन जाता है, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छी तरह से नोन नहीं है कि क्या है नहीं था, तो वो हो गया 50% से लेस पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे राम में भी बोलती है। समझ गए बात को? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे मान लिया कि बारिश के बारे में अगर समझते हैं, मौसम से एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पूरा घना मतलब कि एकदम मौसम आप देख रहे हैं कि एकदम पूरा एकदम लग रहा है कि अब 10 मिनट के अंदर पानी उनी मैंने पूरा पड़ जाए, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, पूरा बादल छाए हुए हैं, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मैंने पानी पड़ेगा है, तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, वो 100% श्योर हुई, तो बोल सकते हैं कि इट विल बी रेनिंग या इट इज रेनिंग बोल सकते हैं कि अब मैंने 100% श्योरिटी को डिपेंड करता है। अब इट इज बोल दिए तो फिर तो वर्षा हो ही रही है, प्रेजेंट में आप देख रहे हैं। आप बिल भी अगर बोल दिए तो इसका मैंने 100% श्योर है कि अब होगा ही होगा, सिचुएशन ही उस तरह का बना हुआ है, ठीक। और अगर यही अगर मस्ट भी बोल दिए, तो अगर मान लिया कि उस तरह का सिचुएशन नहीं, जैसे फिर भी मस्त मान लिया कि आपको मौसम के अनुसार मतलब देख के वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हो गया है कि भाई कल ऐसे पानी पड़ेगा, तो उसमें आप कह सकते हैं कि टुडे इट मस्ट बी रेनिंग, मैंने आज है सो वर्षा हो सकती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वोस्टिंग हो गया तब लगभग मैंने 95% चांस है कि होगा ही होगा ये। और एक मे का अगर इसी को समझे हम, तो मे हो गया कि ऐसे ही मैंने उतना नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है जैसा कि बादल छाए हैं, कभी अंदर इस मतलब तेज हवाएं आ रहे हैं, तो लग रहा है कि मैंने पानी हो सकता है कि शाम तक मैंने या कभी हो सकता है आज मैंने 1-2 घंटा में पड़े, तो आप बोल सकते हैं कि इट मे बी रेनिंग टुडे, मैंने आज से बारिश हो सकती है। तो ये समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे आगे, इस पे सवाल वाल को डिस्कस करेंगे तो फिर समझेंगे बेहतर से। अब कूड जो है ना, कूड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ये एबिलिटी देखिए प्रेजेंट का हो गया, कैन का। अब कूड जो एबिलिटी बताएगा ना, वो पास्ट के एबिलिटी को बताएगा, ठीक है, पास्ट के एबिलिटी को। जैसे मान लिया कि बोले हम कि राम कुड डू दिस वर्क, अभी क्या हो गया, पास्ट के एबिलिटी बता रहा है कि राम इस काम को कर सका था, कर सका या कर सका था, जो बोलिए, ऐसा नहीं कि हिंदी ऐसा करना बड़ी जो वैसा नहीं। अच्छा, इसी को और पास्ट के केस में ऐसे यूज कर सकते हैं कि राम कुड हैव डन दिस वर्क, मैंने राम इस काम को कर सकता था। अभी यहाँ पे देखिए, अब वो काम किया नहीं, लेकिन उसके आप क्षमता उनका जानते हैं। जैसे मान ली कोई सवाल हम ले लिए, तो हम आपको पढ़ाए हैं या आप पढ़े हैं, हमको आपके बारे में अच्छी तरह से पता है
कि अब बोले कि नहीं इसको तो मैंने आप मैंने इस सवाल को या राम इस सवाल को मैंने सोल्व कर सकता था, अब नहीं किया, वो हो सकता है कुछ अलग मैटर हो लेकिन नहीं किया। यानी हम लोग पास्ट की उसकी एबिलिटी के बारे में बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आए, पोलाइट रिक्वेस्ट समझ ही पाए। अच्छा पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ये इनफॉर्मल है ये फॉर्मल है, लेकिन ये भी फॉर्मल है ये भी फॉर्मल है पोलाइट रिक्वेस्ट, मे और कुड दोनों। अब इसमें क्या लिखा है, तो लफड़ा कुछ नहीं है, इसमें मे और कुड जो है ना पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए दोनों सेम होता है, दोनों सेम, मैंने कहीं पे दोनों का यूज कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें सिर्फ, उसके और अलग मे का अलग यूज है, कुड का भी अलग यूज है, लेकिन रिक्वेस्ट के केस में अगर बात करें तो मे और कुड दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुड को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो बेहतर होगा, क्यों, चूँकि कुड जो है वो ज़्यादातर मैंने प्रचलित है कुड ही। तो अगर सवाल अगर एग्जाम में भी अगर आ जाए तो कुड और मे अगर दोनों रहे, अब आपको लग रहा है कि पोलाइटनेस रिक्वेस्ट मैंने सेंटेंस उस तरह से पता चला है तो कुड को ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। सजेशन, अब सजेशन जो इसमें देख रहे हैं आप इंडिफिनिट सजेशन है, और इंडिफिनिट सजेशन का मतलब हो गया क्या, वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम इंडिफिनिट सजेशन का होता है। अभी देखते हैं उसको भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, देखिए कैन का हालांकि पास्ट फॉर्म जो ये तो कुड होता है ये हम लोग समझते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कुड आप कहीं देख लिए लिखल कहीं सेंटेंस में आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं कैन का ही कुड पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है 100% सही कि कैन का कुड वहाँ पे पास्ट ही लिखा होगा। कैन का कुड पास्ट होता है 100% ठीक है कि कैन का अगर हम लोग पास्ट अगर लिखेंगे कोई तो वो कुड ही लिखना है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कहीं पे कुड लिखा हुआ है तो वो कैन का पास्ट फॉर्म ही है। कैन अलग मोडाल है, ये कुड अलग मोडाल है, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ पास्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एबिलिटी बताना है प्रेजेंट का तो कैन लिख दिए, पास्ट का तो कुड हो गया, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। या पे देखे होंगे क्लाउज वगैरह में जैसे कि नरेशन वगैरह हो गया, तो नरेशन में देखते हैं कि अगर मान ली कि जो रिपोर्टिंग जो वर्ब हुआ अगर पास्ट फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच पे उस भी पास्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो उसमें कैन है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का वहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं कैन से, तो वो कैन का वो पास्ट फॉर्म हो गया वहाँ पे, ठीक। लेकिन अब कुड अगर बोले हम कि जैसे लिखें कि कुड आई यूज योर पेन, तो ऐसा नहीं कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता था पास्ट के पोलाइट को रहता है, ऐसा नहीं। कुड आई यूज योर पेन का मतलब हो गया क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, तो इसमें तो पास्ट का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि कैन का कुड जो है वो पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझना है ऐसा कहीं के लिखल कुड देख लिए तो वो कैन का पास्ट 100% बिल्कुल समझना है, वो सिचुएशन डिपेंड करे, ठीक। चलिए आइए, तो माइट हम लोग देखते हैं। तो माइट देखिए माइट का ही पॉसिबिलिटी, अब थोड़ा सा मे और माइट में समझिए ये कि हालांकि मे के तो माइट फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो माइट हो गया, मैंने पास्ट के पॉसिबिलिटी को अगर यूज करना है तो मे अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे पास्ट के रूप में हम बिना कोई अंतर के पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोग माइट का वहाँ पे पॉसिबिलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे पास्ट के फॉर्म के पॉसिबिलिटी में यूज नहीं करना मेरे को, ठीक है। ये फ्यूचर का होगा या प्रेजेंट का होगा, लेकिन ये तीनों केस में हो सकता है, माइट फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये तीनों केस में, समझ में बात को। अच्छा इसका पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि मे से अगर प्रेजेंट में अगर दोनों मान लें कि जैसे पास्ट का तो खैर अलग फॉर्म में हो गया, मतलब पास्ट में जब यूज होगा मे का अगर माइट पॉसिबिलिटी के केस में तो 50% ये है तो 50% वो भी रहेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को हम लोग अगर समझना चाहें या फ्यूचर के, तो उस स्थिति में मे का और माइट के अगर कंपेयर करें तो माइट जो होगा ना वो 40% से कम पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मे तो आप समझेंगे पॉसिबिलिटी 50% क्या हुआ से, और एग्जांपल हम लोग समझेंगे तो उसमें बेहतर आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मे जितना पॉसिबिलिटी होगा ना तो उससे अगर कम पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो माइट एक्सप्रेस करेगा, कब, जब दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर को रेफर कर पाएगा तब। लेकिन अगर हम पास्ट के पॉसिबिलिटी को डिफाइन अगर करना चाह रहे हैं किसी में तो वहाँ पे जो मे का यूज होगा वो माइट का यूज होगा। उम्मीद है बात पे गौर करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा सजेशन देखिए, सजेशन जो होगा जो लाइक जो यहाँ पे देखिए आप कुड का जिस तरह से हम लोग सजेशन के केस में यूज करते हैं उसी तरह से हम लोग माइट का भी यूज करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कुड का जैसे ही
माइट का भी होता है। तो अब रहा सवाल कि सर क्या, तो फिर दोनों एक दूसरी जगह यूज हो सकता है, माइट भी अगर रहे ऑप्शन में, कुड भी रहे और मे भी अगर आ जाए, क्योंकि बताया तीनों पोलाइट रिक्वेस्ट को रेफर कर रहा है, तो क्या करेंगे फिर? तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहला प्रेफर कुड को देना है। समझिएगा बात को। अगर 3 गो ऑप्शन, मान ली 4 ऑप्शन है और उसमें 3 गो आपका जो ऑप्शन दे दिया कोई सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को अथी एक्सप्रेस करने के लिए, और तीनों ऑप्शन आपको मे है, माइट है और कुड है, समझिएगा, तो कहाँ यूज करें? तीनों यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में, तो क्या हम यूज करेंगे वहाँ पे? तो वहाँ पे सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगा वो कुड का होगा, समझिएगा, ठीक। और दूसरा प्रेफरेंस, दूसरा नंबर पे हम लोग मे का करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे माइट का। हालांकि मे और माइट जो है, सॉरी, कुड और माइट का जो पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए अगर बात करें तो दोनों सेम है, लेकिन अंतर ये थोड़ा सा, अंतर तो यूज में कुछ नहीं है, बस आप बोल सकते हैं कस्टम बना हुआ है, प्रथा जो भी कहिए, कि जो मतलब ज़्यादा लाइट में आ गया, प्रचलित हो गया, उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बात ये है, तो एग्जामिनर भी उसी वही आपको से चाहेगा। तो अगर ऑप्शन में अगर तीनों दिया तो वहाँ पे सबसे पहले यू विल चूज फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, लेटर ऑन मे एंड माइट, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे कुड को प्रेफर ही करना है आपको, ठीक। फिर आगे देखेंगे, वुड को भी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यही रहा 4 मॉडल्स को हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे यूज का। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद जो मॉडल्स होगा उसका हम लोग यूज देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसमें जो प्राइमरी मॉडल्स हम लोग बताए, हम चर्चा किए थे आपके साथ में, तो इस वीडियो में प्राइमरी मॉडल्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि चार्ट हो इसमें, चार्ट हो उसमें, उसमें ऐसा नहीं रहता, इसलिए यूज को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। और फिर सवाल जो होगा उसको हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आप मॉडल्स का सवाल आप प्रैक्टिस करिए कहीं से भी और देख लेंगे, इसके बाद आपको कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी हमारी है। जिस जहाँ बोलेगा उस चीज़ को आप समझ लें। ये जो मॉडल्स आप जो पढ़ा रहे हैं हम आपको, ऐसा नहीं है कि 10 और 12 का है, ये काफ़ी डीपली मतलब कि हम मतलब कि डील कर रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं बात को। इससे डिटेल्स में और इसको नहीं किया जा सकता है, काफ़ी डिटेल्स हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। तो चलिए बाकी जो बचा था मॉडल्स उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या था, ठीक है। तो देखिए व्हील है, और व्हील का यूज जो हम लोग कहाँ करेंगे तो उसको देखिए। तो 100% सर्टिनिटी जब होगा तो व्हील यूज करेंगे। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी व्हील यूज। अब देख रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में मे है, कुड है, वुड है, कैन है, सॉरी कैन तो इन्फॉर्मल हो गया, माइट हो गया, ये सारे हैं। अब यूज जो है वैसा नहीं है कि सारे ऑप्शन में एक साथ आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम सवाल जब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में तो समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखेंगे जैसे देखिए, ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट तो बताया कि रिक्वेस्ट तो ऐसे डिपेंड करता है वो आपके टोन के ऊपर, कि जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को सामने वाले के सामने, उससे पता चलता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, पोलाइट है आपके रिक्वेस्ट में या नहीं है, वो तो बोलने से पता चलेगा। लेकिन ऐसे अगर सेंटेंस में आप मान ली कहीं पे देख रहे हैं प्लीज है, काइंडली है, तो इसमें क्या हो गया, पोलाइटनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्थिति में आप विल, कुड, माइट ये सब यूज कर सकते हैं। मे हो गया, ऐसे ही रिक्वेस्ट हो गया, हालांकि मे तो बताया पोलाइट रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्लीज भी अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे कुड ही आप लगाएं, कुड, वुड या विल लगाएं, ठीक है। देखिए तो ये समझ, वुड देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट बताए ही। तो कैन के बाद देखिए दूसरा नंबर, अब आपको बताए थे पीछे अभी जो बता रहे थे उसमें हम, कि अगर रिक्वेस्ट के केस में पोलाइट रिक्वेस्ट है, वहाँ पे अगर ऑप्शन में मे है, माइट है और कुड है, तो सबसे पहले प्रेफर कुड को करना है। लेकिन अगर ये भी अगर आ गया, वुड भी आ गया, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुड करना है प्रेफर, फिर उसके बाद वुड को करेंगे, उसके बाद आपको मे को करना है, ठीक है। अगर विल, अगर मान लें कि प्लीज वगैरह ये सब लिखा है तो फिर 100% है आपको कुड और वुड ही लगाना है, फिर मे का चांस वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। विल लिखा है, सॉरी प्लीज लिखा हुआ है तो और वहाँ पे विल भी आप लगा सकते हैं, ठीक। सवाल देखेंगे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है।
अच्छा, दूसरा इधर देखते हैं सेल को। तो सेल जो है वो पोलाइट क्वेश्चन टू मेक ए सजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोलाइट क्वेश्चन टू मेक ए सजेशन, मैंने क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि वो पोलाइट एक तरह से वो सजेस्ट मैंने लेना चाह रहा है, ये हो गया। अब एग्जांपल देते हैं, लोग लेंगे तो समझेंगे आप। फ्यूचर विथ आई और बी, इसका मतलब कि फ्यूचर जो देख रहे होंगे ना, फ्यूचर टेंस में हम लोग जो यूज करते हैं, तो आई और बी के साथ बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सेल यूज करते हैं आई और बी के साथ। बाकी हम लोग जो सब्जेक्ट हो गया उसके अलावे उसके लिए हम लोग विल यूज करते हैं, जनरल केस, ठीक है। स्पेशल केस में आई के और आई के साथ जो है या बी के साथ वहाँ पे विल यूज हो सकता है, जब वो थ्रेटन हो, मैंने धमकी उनके दे रहा है या वार्निंग दे रहा है किसी को, तो वहाँ पे आई के साथ हम लोग विल यूज कर सकते हैं। जैसे देखे होंगे आप कि आई विल किल यू बोलते हैं कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, तो वहाँ पे धमकी दे रहे हैं, तो वहाँ पे विल यूज कर सकते हैं। आई सेल किल यू वहाँ पे बोलना गलत हो जाए, ठीक है। वुड तो बताया पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट फॉर वांट विथ लाइक। अब एक चीज ये सिर्फ एक फिक्स है, मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि एक फ्रेजल वर्ब के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। वुड लाइक, तो ना कि आई वुड लाइक टू, तो यहाँ पे वुड लाइक का मतलब हो गया वांट। जैसे हम बोले कि आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज, मतलब एग्जाम्पल एक सेकंड लिखते हैं, जैसे लिखे हम आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, तो ये वुड लाइक का मतलब हो गया आपका वांट। यहाँ पे बिना कोई अंतर के आप लिख सकते हैं आई वांट एन एप्पल, इसका मतलब है हो गया आई वुड लाइक एन एप्पल। दोनों सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों का मतलब सेम है कि मैं एक एप्पल चाहता हूँ, या आई वुड लाइक एन एप्पल बोलिए, या आई वांट एन एप्पल बोलिए, मैं एक एप्पल चाहता हूँ, सेब चाहता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी होता है क्या कि वुड लाइक जो है वो, वुड तो बताए हैं कि पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग देखते हैं ना कभी कभी लिखते हैं लेटर वगैरह में, तो लिखते देखा होंगे आप लोग लिखकर कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर लोकेलिटी, जो भी मतलब कि बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपका जो ध्यान है हम अपने मोहल्ले के ऊपर, प्रेजेंट जो स्थिति है उसके ऊपर खींचना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हो गया वुड लाइक का मतलब पोलाइटनेस को रिप्रेजेंट कर, समझ रहे हैं। अच्छा, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, माने पास्ट में कोई एक्शन रिपीटेड है उसके अगर हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसका उनका। अब कैसे, तो देखिए कैसे से, जैसे हम लोग मान ले कि हम बोले कि जब मैं बच्चा था तो मैं प्रत्येक रविवार को पूजा करता था, या प्रत्येक सोमवार को पूजा किया करता था। तो ये इसका मतलब बोलने से क्या पता चला था कि बच्चा मने, यानी कि अब तो बच्चे हैं नहीं, तो यानी पास्ट में जो हो गया, जब हम बच्चा थे तो प्रत्येक संडे को या फिर पूजा किया करते थे। तो ये हर संडे की बात है, मैंने पास्ट में ये रिपीटेड एक्शन को ये शो करा कि जब संडे होता था हम पूजा करते थे, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड, क्या बोले, मतलब पूजा किया करता था, ठीक है। तो आई वुड वर्शिप, बस हो गया, मैं पूजा किया करता था। या यहाँ पे वुड नहीं लिख के आप बोल सकते हैं आई यूज टू बोल सकते हैं, वहाँ पे आई यूज टू वर्शिप, पूजा किया करता था, ये भी हो गया। तो यूज टू और वुड दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन है, कब, जब रिपीटेड एक्शन के बात होगा तब, समझिए बात को। अच्छा, अनफुलफिल्ड विश, जैसे और रिपीटेड एक्शन समझे, जैसे जब मैं बच्चा था तो भूतों से डरा करता था, या बहुत डरता था, जो भी बोलिए, तो ये सब क्या हो गई पास्ट के, हालांकि ये तो पास्ट के मतलब कि एक स्टेबल घटना को बता रहा है, लेकिन वैसा एक्टिविटी जो आप मैंने एक्शन इसमें होता था उसमें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड विश का मतलब हो गया कि वैसी इच्छा जो मैंने पूरा नहीं हुआ है या पूरा नहीं किया जा सकता है प्रेजेंट में उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनफुलफिल्ड विश। जैसे अगर हम बोलें कि इफ आई वुड बी ए बर्ड, आई वुड बी ए बर्ड, कि काश मैं एक
पक्षी होता, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप इफ़ आई वेयर ए बर्ड बोल सकते हैं, दोनों मतलब सेम है। तो अनफुलफिल्ड आप तो पक्षी तो बन नहीं सकते हैं। अब ऐसा ये जो और भी हम डिटेल मूड जब पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे कि इसमें, हालांकि ये मूड का ही कंडीशन है जो भी हम बताएं, लेकिन यहाँ पे अनफोल्डेड भी इसके केस में यूज होता है, इसलिए हम इसको ले लिए। अच्छा, तो विल का पास्ट फॉर्म भी वुड होता है, ये भी जानते हैं कि सेल का पास्ट फॉर्म शुड हम लोग लिखते हैं। तो जहाँ पे अगर पास्ट फॉर्म को लिखना है सेल का तो वहाँ पे शुड लिख देना है, विल का अगर पास्ट फॉर्म लिखना है आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे वुड लिख देंगे हम लोग, जैसे नरेशन वगैरह में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। अच्छा, फिर और कह सकते हैं कि क्या वुड, अगर वुड की और अगर बात करें हम लोग, तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर वुड लिखा है या शुड लिखा है या कुड लिखा है तो पास्ट हो जाएगा। अब एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने ऐसे ही आपको बताते हैं कि अगर कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, आउट टू हैव, माइट हैव, उसके बाद लिखा हुआ है V3, तो वो समझिएगा कि वो डिस्टेंट पास को शो करता है, मैंने वो पास के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम बोले कि आई वुड हैव बीन अ टीचर, या आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हुआ करता, मैंने होता अगर, तो ये कब बता रहा है पास्ट के। जैसे मान लिया कि कोई इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ हुआ और हम वहाँ पे उस चीज़ को इमेजिन करें कि काश मैं वहाँ पे डॉक्टर, जैसे मान ली कहीं जा रहे हैं, कोई आपके सामने मान ली कि एक्सीडेंट हो गया और उसको जल्द से जल्द मैंने डॉक्टर की ज़रूरत थी, ठीक है, कि अगर कुछ मैंने डॉक्टर रहता तो उसको मैंने कुछ करके उसको बचा सकता था, वहाँ पे सिर्फ आप ही थे, तो उसमें क्या करेंगे, तो उस पर आपको जब वो व्यक्ति डेथ कर गया तो आपको पछतावा होगा, काश उस टाइम जो है वो समय हम अगर डॉक्टर होते तो हम उसको सेव कर लेते, बचा लेते। तो बेसिकली वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, जो भी आप समझ रहे हैं सब, तो इसके बाद अगर V3 लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि वहाँ पे पास्ट के बात हो रहा है। अगर ऐसे है तो ऐसे पास्ट के फॉर्म में आप उसमें नहीं समझेंगे, हालांकि कुड के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे रहेगा तब समझना है पास्ट फॉर्म, नहीं तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में ही उसको समझेंगे, ठीक है। तो हो गया, अब शुड देखते हैं हम लोग। तो शुड और टू जो है वो क्या है, तो शुड और आउट टू जो बेसिकली जो यूज होता है वो आपको सजेस्ट करने के लिए होता है, सजेशन बताने। अगर मान ली किसी को आप राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो राय तो भाई अब सब कोई देवे करता है कि ऐसे कर लो, इससे कर लो, रायचंद के ही जमाना है, ये देखो सब एक दूसरे को राय देने में लगा हुआ है, ठीक है। ये वो सर्दी हो जाएगा तो चर्चा करिए तो 75 तरह के लोग दवा बताने लेंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो राय तो देना है, ठीक है। तो इसका प्रचलित थोड़ा सा ज़्यादा, अब देखते हैं हम लोग कि राय में जो शुड जो हो गया वो आउट टू, इस सजेशन के केस में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो एक सजेस्ट हो गया, एक सिंपल ऐसे ही सजेस्ट हो गया, मैंने ऐसे ही मैंने कह सकते हैं कि नॉर्मली जैसे हम बोले क्या कि आपको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड, ठीक है। आपको सुबह उठना चाहिए, तो ये सिंपल मैंने बोल दिया। अब आप उठें या ना उठें हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये सिंपल सजेशन हो गया, वो मतलब अपना विचार था आपके सामने मैं रखा, ये रहा। लेकिन अगर आउट टू बोल रहे हैं ना तो इसमें हो जाएगा कि जैसे हम बोलें क्या कि यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक। तो इसका मतलब है कि मैं आपको ऑब्जर्व किया कि आप अपने पेरेंट्स को आज्ञा आप नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम आपको बोले कि यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, मैंने आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये हो गया। और ऐसे अगर शुड बोले कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये जनरल केस हो गया कि मैंने आप लोग को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, अपना विचार था, हम एक अच्छा सा मतलब कि जो सजेशन हो गया वो हम अपने आप के सामने अपने विचार को आपके सामने रखें तो हो गया, ठीक है। लेकिन आउट टू बोल रहे हैं तो वो एक मोरल ड्यूटी ऐसे समझ सकते हैं कि मोरल ड्यूटी के केस में जब हो ना तो वहाँ पे हम लोग सजेशन के केस में आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। और शुड हो गया ऐसे ही सिंपल सजेशन, जैसे कि अगर मान लिया कि क्या बोले, अगर मान लिया कि बोले जैसे अभी एग्जांपल दें कि हम लोग को अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो ये हम लोग का भाई नैतिक कर्तव्य, सबको जिम्मेवारी है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे ऊपर लागू होता है आपके ऊपर नहीं, सबका है। हम लोग को अपने देश से प्यार करनी चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है।
अच्छा, और इसी को अगर शुड भी लिख दें तो शुड भी सही है, लेकिन आउट टू लिखने से ना उसको कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट पे इम्फेसाइजिंग ज़्यादा हो जाएगा, माने उस पर जोर आप ज़्यादा दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उस बात पे जोर ज़्यादा दे रहा है, तब वहाँ पे आउट टू हो जाएगा। समझ गए बात को। और सूट का मतलब ऐसा ही सिंपल वे में हो गया, कोई सुपरफिलियसली उतना मतलब कि इम्फेसाइज सब्जेक्ट या जो बात हो रहा है उस पर उतना इम्फेसाइज नहीं है। लेकिन जैसे हम बोले कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बट में देखिए टोन में बोलने के ऊपर यही बोले कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, एक सिंपल सेशन हो गया। यही अगर बोले कि आपको माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मतलब आपको हम सजेस्ट करें, समझा रहे हैं, आप इसका मतलब आप नहीं मानते, आपको हम ऑब्जर्व किए हैं और हम आपको सजेस्ट करें, तो वहाँ पे आप आउट टू इस्तेमाल करें। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहे हैं, एक्शन जो बोल रहे हैं, आप जिस चीज़ को एक्टिविटी के बारे में बताना चाह रहे हैं उस पर इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस करें, जो भी हो इस तरह। ठीक, अब है फॉर 90% सर्टेनिटी। अब 90% सर्टेनिटी का मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है, 90% सर्टेनिटी जो है ये पॉसिबिलिटी के बारे में बात है। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक का होगा पास्ट का हो सकता है, जैसे हम बोले क्या कि राम शुड बी देयर, तो ये पास्ट फ्यूचर सब है। जैसे लिखे हम ना कि यू शुड बी देयर, माने तुमको वहां होना चाहिए था। ठीक है, तो 90% सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, सारे स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं, तुम क्लास में आप बैठे हो, तो वहाँ पे बोले मेरे सारे स्टूडेंट तो वहाँ पे हैं भाई, फील्ड में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको अटेंड कर रहे हैं, तुम यहाँ क्लास में क्या बैठे हो, तुमको वहाँ होना चाहिए था, तो यू शुड बी देयर। ठीक है, तो ये हो गया 90% पॉसिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आउट टू इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिल्कुल, या शुड जो भी। अब आउट टू वही होगा, ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जरूरी बहुत है, तो हो गया। अच्छा, एक और थोड़ा सा आप समझेंगे कि हैड बेटर, एक हैड बेटर के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। तो देखिए, अच्छा अभी जो देखिए बोले हम कि हैड बेटर के हम आपके सामने बताना चाहेंगे, तो ये है ना आई वुड लाइक, यही हो गया। आई वांट बोलिए, आई वुड लाइक, ने आपके साथ यही जो पोलाइटनेस की बात बोले। थोड़ा सा अभी देखते हैं हम लोग कि हैड बेटर जो है ना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। और एक मस्ट रह गया, तो मस्ट के केस में आप थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे ही कि मस्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे जो यूज होगा वो जिस चीज़ के यूज कर रहे हैं, जैसे सजेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली सजेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग मस्ट का, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन हो गया। मस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्ड, जैसे आउट टू हो गया और शुड और मस्ट, तीनों की अगर बात करें तो वहाँ पे मस्ट हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आपको करना चाहिए। जैसे बोले क्या, यू शुड सॉरी यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, माने आपको जो है अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन हो गया मस्ट। तो जहाँ पे आप मस्ट देखें समझे कि सजेशन के तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, शुड हो गया ऐसे ही सिंपल, और आउट टू फिर उससे थोड़ा सा कम। ठीक, तो ये आप जो है अभी बता रहना चाह रहे थे क्या हम हेड वेटर को, तो देखिए हेड वेटर जो है ना, हालांकि ये मोडाल्स तो है नहीं, मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन फंक्शन उसका करता है, तो इसलिए इसको भी मॉडल वर्ब के कैटेगरी में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। समझ गए बात को। जैसे हैव टू है, हैव टू भी मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है मॉडल वर्ब के, यानी मूड स्पीकर के एटीट्यूड को, सब्जेक्ट के एटीट्यूड को, तो इसलिए उसको भी हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं। जैसे हैव टू हो गया क्या, वो नेसेसिटी को बताता है। जैसे मस्ट हो गया, तो मस्ट और हैव टू दोनों लगभग सेम मीनिंग होता है, लेकिन कभी कभी हैव टू जो हो गया वो ज़्यादा, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं उसको, कंपलसरी, माने कि मजबूरी जिसको कहते हैं, तो उसमें आप वहाँ पे हैव टू इस्तेमाल करेंगे। या मस्ट भी, मस्ट हो गया उससे थोड़ा सा मैंने एक तरह से स्ट्रॉन्ग, मैंने कोई चीज़ नहीं वहाँ जाना है, जैसे बोलें क्या कि हैव टू आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि मुझे मेरी इच्छा है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप स्कूल जाएंगे कि नहीं, आपको जाना है, तो ये कंपलसरी हो गया, मजबूरी हो गया आपका। ठीक, अच्छा यही हो, अगर बोले आई मस्ट है मैंने मुझे जाना होगा, तो इसका मतलब है
कि आप अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं, माने आपका ये अपने आप, माने कहने का मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी को बखूबी अपने तरह से मैंने कर रहे हैं। आपका वो एक मॉरल ड्यूटी होगी आपका, जो कर सकते हैं, वो मॉरल सेंस आपको याद दे रहा है कि नहीं मुझे जाना होगा, मैं इससे घबराना नहीं, हमको स्कूल जाना होगा, हमको आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो आगे हमको स्कूल जाना होगा। और उसमें बोले आई हैव टू, माने आपका मजबूरी है, इच्छा नहीं करा पढ़ने के, नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं, घर नहीं जाए, घर पिटाएंगे, इधर डांट सुनेगा, इधर बोले उधर बोले, इसलिए अच्छा कि जाना। तो हैंड वेटर जो है ना, ये भी सजेशन के लिए भी होता है। हैंड वेटर का हम लोग यूज कर, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सजेशन करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शुड का भी था, हम लोग आउट टू का भी देखें और हैंड वेटर का भी देखें, तीनों सजेशन के लिए। अब रहा सवाल कि कहाँ पे क्या होगा, तो आउट टू शुड में तो आप डिफरेंस बता दिए, अब हैंड वेटर में समझिए। तो हैंड वेटर जो है ना, सजेस्ट के लिए अगर हम लोग यूज करें इसको, तो हम लोग सीधा मतलब इसको समझिए ऐसा कि ऐसा ही सजेशन जो है ना, जिससे कि वार्निंग के रूप में हम लोग अगर किसी चीज़ को एक सजेस्ट कर रहे हैं, वार्निंग के रूप में, माने चेतावनी के तौर पे उसको सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में उसका चेतावनी भी उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम बोलें कि आपका मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, ठीक, तो अगर हम बोलें कि आपको मैंने कल एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का, या अगले 10 दिन में है, आप बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, इधर उधर घूम रहे हैं, खाली मस्ती कर रहे हैं इधर उधर, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से मैंने हट गए, तो हम बोलेंगे वहाँ पे, अगर यू अगर बोल रहे हैं कि ऐसे यू शुड स्टडी, तो इसका मैंने ऐसे ही खाली बोल दिए कि आपको मैंने पढ़ना चाहिए, मैंने अपना एक विचार था अपने रख दी, ठीक। अगर हम बोले यू आउट टू, तो ये आपके मतलब हम आपको मोरल जो सेंस है, आपका जो जिम्मेवारी है, उस चीज़ को हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि आपको भाई ज़रूरी है, आपका अपना मोरल ड्यूटी आपका, कि आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना चाहिए, ये है आपके ऊपर, गार्जियन आपके पैसे ऊपर आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो पढ़ना है आपको भाई। लेकिन अगर हैड बेटर बोले ना, यू हैड बेटर स्टडी, तो इसका मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा बेहतर स्टडी करना है, ऐसा नहीं है। यू हैड बेटर अगर बोले, देखिए लिख देते हैं, यू हैड बेटर स्टडी, ठीक है, तो यहाँ पे हैड बेटर, शुड कहिए, आउट टू कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। अब अंतर खाली ये है कि टोन के ऊपर डिपेंड होगा, जो व्यक्ति बोलेगा। जैसे अगर आपका मान लिखा ऐसे लिखा है यू डैश और स्टडी, तो आपको अगर भरना है, तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो तीनों सही है, तीनों भराएगा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, तीनों आप यूज कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति की अब आगे सिचुएशन कुछ उस तरह से दिया रहेगा, तो आप सिचुएशन को समझ के आप समझ सकते हैं कि वो पे उसमें हेड आएगा, हेड वेटर आएगा कि सूड आएगा, वो आउट टू आएगा वो, ठीक। तो वो सिचुएशन बेसिकली, इसीलिए हेड जो मोडाल्स है वो बिना सिचुएशन के आप लगभग मैंने मोडाल्स हर जगह फिट हो जाते बिना सिचुएशन के, वो सिचुएशन उसको क्लेरिफाई करता है कि क्या है उसमें, ठीक है। तो हेड वेटर, तो हेड वेटर शुड, तीनों का जैसे यू शुड स्टडी, मैंने आपको स्टडी करना चाहिए, यू आउट टू स्टडी, यू हैड बेटर स्टडी, तीनों का मतलब एक ही है कि आपको स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हो गया। अब ये हेड वेटर है ना, ये थोड़ा सा वार्निंग को डिनोट करता है कि अगर अगर ऐसे इसको लिख दे, एक मिनट, यू हैड बेटर स्टडी अनलेस यू फेल। अब देखिए ये हो गई, यू हैड बेटर स्टडी अनलेस यू फेल। तो हैड बेटर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे, ऐसा नहीं। हैड बेटर का मतलब ये नहीं है, हैड बेटर का मतलब है शुड का जो मीनिंग है चाहिए, आउट टू, वही, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आगे सिचुएशन लिखा है कि यू डैश, अब यहाँ पे मिटाना चाहिए, मिटा लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दिए कि यू डैश स्टडी अनलेस यू फेल। अब यहाँ पे तीनों अगर दिया ऑप्शन, तो इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कंडीशन कि अगर नहीं ऐसा किया, स्टडी के बारे में नहीं आप पढ़ें, तो आप अन्यथा आप फेल कर जाएंगे।
तो एक आपका एक चेतावनी एक तौर पे देगा कि अगर इस तरह से नहीं हुआ तो भाई फेल कर जाएंगे। देख रहे हैं हम आपका रवैया जो है ना, इधर उधर कहीं घूम रहे थे, टहल रहे, 10 दिन से कुछ देख ही नहीं रहे, किताब से बात कोई रहा नहीं वास्ता, क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उस चीज़ को मैंने इम्फेसाइज किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई अब इसका नतीजा है कि आप फेल कर जाएंगे, पास नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ पे दे दिया, सिचुएशन दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, बेहतर का होगा सबसे इसमें, तो हैड बेटर वार्निंग के तौर पे कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक, जैसे एक सिचुएशन और लेते हैं। जैसे मान लें कि आप बाइक से जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, ठीक है, और पेट्रोल मतलब ख़त्म होने वाला है, ठीक है, और मान लें कि पेट्रोल पंप जो है वो कुछ दूर अभी है और ख़त्म होने वाला है, तो आप सजेस्ट करेंगे अपने दोस्त को यू हैड बेटर, क्या यू हैड बेटर, एक मिनट, यू हैड बेटर टू फिल पेट्रोल ठीक है, मैंने यू हैड बेटर टू फिल पेट्रोल, मैंने आपको, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुड भी कर सकते, यू शुड फिल पेट्रोल, मैंने आपको फिल पेट्रोल करना चाहिए, करवाना चाहिए, मेक लिख देंगे थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक। लेकिन तो यू हैड बेटर, तो इसका मतलब है कि अब ख़त्म होने वाला है उसमें पेट्रोल, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अब समस्या हो जाएगा, आगे जाके ट्रबल में फंस सकते हैं। तो ये मतलब है। जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे, कोरोना काल में कि भाई मास्क लगाना है, तो वो जो सजेस्ट कर रहा है, सरकार जो सजेस्ट किया पब्लिक को कि मैंने आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा, मर सकते हैं, आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, परेशानी में। तो यही बात है, माने जिससे आपके आगे जो है वो सिचुएशन जो है उसमें ट्रबल में, समस्या में पड़ने की मैंने आशा हो, तो वहाँ पे हैड बेटर वार्निंग के साथ मैंने जो सजेशन हो उसमें आप हैड बेटर यूज करना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और शुड तो बताएं, तो शुड आउट, आउट टू और हैड बेटर में आप बिल्कुल अंतर समझ पाए होंगे। शुड ऐसे ही हो गया, अब ऐसे ही शुड बोली, अब ऐसे मान ली बोलते हैं ऐसे ही शुड, मैंने यूज शुड स्टडी, तो स्टडी ऐसे ही कर रहे हैं। या फिर ऐसे अगर बोल दिया, कोई बोल दिया कि यू शुड वियर मार्क्स, मार्क्स आपको पहनना चाहिए, तो ऐसे ही सजेशन दिया कि आपको भाई पहनना चाहिए मार्क्स। यू आउट टू अगर बोले तो आपका नैतिक कर्तव्य हो गया कि मार्क्स पढ़ना चाहिए, मोरल सेंस आपका है, इजाद कर रहा है कि भाई नहीं पढ़ना चाहिए, सब कोई पढ़ रहा है, नहीं तो हम अति हो गए, तो पढ़ना चाहिए। लेकिन हैड बेटर बोले तो उसमें वार्निंग है सजेशन के साथ, तो वहाँ पे हम लोग हैड बेटर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप इस जो भी हम डिस्कस किया आज के लेक्चर में, तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल, हालांकि वीडियो तो बड़ा ही हो गया होगा, जान ही रहे हम, लेकिन फिर भी ये डिस्कस काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए बिना समझाए आप समझ नहीं पाते इस चीज़ को, तो इसलिए वीडियो ये बड़ा हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ को समझ पाए होंगे। तो ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, जो भी आप जितना बार में आप समझ सकते हैं आप इसको समझिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे। उसके बाद ये सारे थ्योरी का वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल आप अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। फिर आप जो सवाल आएगा उसको अच्छी तरह से आप उससे डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।